नमस्कार मित्रों, विद्या भारती इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। अभिनंदन। उम्मीद करते हैं आप सभी खुश होंगे, जिंदा दिल होंगे और आपके एग्जाम करीब होंगे और या फिर आप आने वाले एग्जाम का इंतजार कर रहे होंगे। तो चलिए, आज की जो क्लास है वो पूरी तरह से करंट अफेयर्स पे आधारित है और आपको मैं बताना चाहूंगा कि आज के समय में जो आपका करंट अफेयर्स का जो रोल है ठीक वैसा ही है जैसे आप किसी प्रकार का कोई भोजन करते हैं या फिर सब्जी खाते हैं या दाल खाते हैं, तो अगर उसमें नमक न दिया जाए तो पूरा का पूरा उस दाल का, उस सब्जी का टेस्ट खराब हो जाएगा। ठीक वैसे ही आज के समय में जितने भी एग्जाम लिए जा रहे हैं, वनडे एग्जाम की मैं जब बात करूं, यहां तक कि सिविल सर्विस का भी अगर बात करूं, तो आप देखे होंगे कि करंट अफेयर जो होता है उस पूरे पेपर का स्वाद बढ़ा देता है, राइट। लेकिन जरूरत यह है कि अगर वो नमक ज्यादा हो जाए तो भी टेस्ट खराब हो जाएगा, यदि वो नमक कम हो जाए तो भी टेस्ट खराब हो जाएगा। इसका सीधा अर्थ ये है कि यदि आप कम पढ़ के जाएंगे करंट अफेयर्स तो आपका क्वेश्चन नहीं लड़ेगा, और अगर ज्यादा इस पे टाइम देंगे तो आपका और बहुत कुछ छूट जाएगा। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए इस सेशन को आप एंजॉय कीजिए, और वन शॉट के नाम से ये वीडियो आपको हमेशा चलाया जाएगा, जिसमें मेरा मुद्दा ये इतना ही रहेगा कि आए दिन जो बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं रहेंगी, जो आपके एग्जाम के पॉइंट से इंपॉर्टेंट रहेगा, वो आपको विद्या भारती इस मंच पर आपको प्रस्तुत किया जाएगा और आप उसे सुनकर, उसे समझकर आप अपने एग्जाम में आने वाले प्रश्नों के प्रति आप तैयार होंगे और अपने नॉलेज को इतना धारदार बना दीजिए कि आने वाले प्रश्नों को आप आराम से उसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो आपके ज्ञान को और धारदार बनाने के लिए इस सार्थक रूप में आज हम लोग प्रस्तुत हैं करंट अफेयर्स की क्लास से। तो आज का जो थीम है वो थीम है, देखिए इसके बहुत सारे सेगमेंट होते हैं। सेगमेंट का मतलब है कि हर एक सेक्टर से क्वेश्चंस आते हैं। तो इसी सेक्टर में जैसे मान लीजिए कि अंतरराष्ट्रीय समाचार या इंटरनेशनल न्यूज में से क्या आ सकता है, तो इसका एक क्लासिफिकेशन होता है। अंतरराष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब भी कोई बातचीत होती है करंट अफेयर्स का, तो चाहे कोई भी एग्जाम ले लें, इनमें से किस पॉइंट को पढ़ा जाए ये बहुत जरूरी हो जाता है। तो उस पॉइंट के बारे में मैं आपको इतना ही बता दूं कि जब आप इंटरनेशनल न्यूज पढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा, जब आप अंतरराष्ट्रीय स्तर के न्यूज पढ़ते हैं या अखबार पढ़ते हैं, तो बहुत जरूरी हो जाता है कि किन किन मुद्दों को अपने कॉपी पे, अपने दिमाग में नोट्स के रूप में इसको शामिल करें। तो देखिए इसके 4 से 5 डायमेंशन है इंटरनेशनल लेवल का जो न्यूज होता है। पहला तो आपका हो जाता है कि विश्व में होने वाले सम्मेलन, समिट, कॉन्फ्रेंस कितने हुए एक साल का पूरा, ठीक है। दूसरा है आपके पास इंटरनेशनल लेवल की अगर हम बात करें तो एक होता है इंडेक्स, जिसको हम सूचकांक कहते हैं। जैसे HDI इंडेक्स क्या आ गया, ठीक है ना। उस तरह से आपके पास UNDP इंडेक्स ने क्या किया है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि हाल फिलहाल में वीजा में नंबर 1 कौन आया है, तो इस तरह के आपको इंडेक्स आपको हमेशा आते रहेंगे। हैप्पीनेस इंडेक्स जारी कर लिया जाता है, ठीक है। तो आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको जारी कर लिया जाता है। ऐसे बहुत सारे इंडेक्स आपको देखने को मिलते हैं। ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा है कि जितने भी देश हैं उन देशों के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति भारत आए हो, या भारत के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पे गए हो, तो किस देश में गए हैं, वहां पर उन्होंने किस राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री से मुलाकात हुआ और किन मुद्दे पे बातचीत हुआ और किस स्थान पे हुआ, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब कि ये 3 पॉइंट हो गए अंतरराष्ट्रीय स्तर का। पहला तो कॉन्फ्रेंस आप पढ़िए, दूसरा है आपके पास इंडेक्स, तीसरा है जो हमारे राष्ट्रपति हैं या प्रधानमंत्री उनकी यात्राएं, जहां जहां वो लोग ट्रेवल करते हैं, और चौथे पॉइंट की बात अगर आ जाए तो ये आप कर सकते हैं कि विश्व में होने वाले जो संधि या समझौते हैं या अलायंस है, इस तरह के कोई अलायंस हुआ हो तो उसको आप चौथे नंबर पर रख सकते हैं। और 5वां नंबर जो होता है वो है आपके पास कि वर्ल्ड में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके द्वारा कुछ रिपोर्ट जारी किए जाते हैं, जैसे IMF का रिपोर्ट आया हो या वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट आया हो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट वो है, जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे ये कहूँ इंटरनेशनल लेवल पे और क्या याद करने की जरूरत है, तो जो आपका ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता है या सौंदर्य प्रतियोगिता जो होता है उसको भी आपको शामिल कर लेना चाहिए। लेकिन इसके अपने अपने एक डायमेंशन है, ठीक है। जिस लेवल का आप एग्जाम दे रहे हैं उस लेवल के प्रश्नों की प्रकृति होती है, उसका नेचर भी वैसा होता है, ठीक है। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले प्रमुख सम्मेलन। और ये सम्मेलन जो है 2000 लास्ट में तो आप कह सकते हैं कि जनवरी से लेकर आज तक जितने भी कॉन्फ्रेंस हुए हैं उसके बारे में एक संक्षिप्त और निचोड़ आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं।
पहला ही हमारा एक टॉपिक है और ये है आपके पास अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन सम्मेलन 2025। इसको मैं यहां पर 2025 कर देता हूं, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन 2025 ये क्या है भाई? इसे हम लोग ISA कहते हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के नाम से इसको जाना जाता है। चूंकि ये सम्मेलन हो चुका है, ठीक है ना, क्या हो चुका है? ये सम्मेलन करवाया जा चुका है। और इसका एक बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है कि हाल ही फिलहाल आप ये कर सकते हैं कि 27 से लेकर, ठीक है, 30 अक्टूबर के मध्य यह सम्मेलन करवाया गया 2025 में, ठीक है, 2025 में। इसको सीखने वाला पॉइंट ये है कि ये कहां करवाया गया है, तो ये दिल्ली में करवाया गया। आप जानते होंगे मंडपम जो अभी हाल फिलहाल एक अच्छा सा हॉल बनाया गया है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, वहां के नेताओं को मिलने के लिए, बैठने के लिए, ठीक है। कॉन्फ्रेंस हॉल आप कह सकते हैं, जिसको हम लोग मंडपम के रूप में जानते हैं। और इस बार का जो ISA कॉन्फ्रेंस किया गया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो करवाया गया, वो कितने नंबर का था? तो इसका नंबर था 8वां नंबर। ये भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपका पॉइंट जो है आपका ये लाइन, ठीक है। तो हाल फिलहाल जो करवाया गया ISA का समय, वो दिल्ली में करवाया गया। कितने नंबर का करवाया गया? तो ये 8वें नंबर का करवाया गया, ये आपको याद रखना है। अब सवाल ये होता है कि सर ये ISA होता क्या है, इसकी क्या खास बात है, और इसमें हम लोग किस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो एक बात तो आप जान जाइए, भारत जो है, भारत का अगर हम लोग ज्योग्राफिकल कंडीशन देखें, कौन सा कंडीशन? ज्योग्राफिकल कंडीशन की अगर हम बात करते हैं, तो भारत का जब आप नक्शा देखेंगे ना, मैप देखेंगे, तो भारत जो है खास करके बीचों बीच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा यहां से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा पर एक समय ऐसा आता है कि सूर्य का प्रकाश अच्छा खासा रहता है। यस या नो? तो आपका उत्तर आएगा यस सर। लगभग 8 राज्यों से ये कर्क रेखा गुजरती है। और आज के इस आधुनिक समय में अगर आपकी बात किया जाए, वैश्विक स्तर पर अगर देखा जाए, तो जो छोटे छोटे कंट्री हैं, जो विकासशील कंट्री हैं, जो तीसरी दुनिया के कंट्री कहलाते हैं, अभी तक उसका विकास पूरी तरह से नहीं हो पाया है। तो उनके लिए सबसे बड़ी बात तो ये हो जाती है कि अगर हम उद्योग लगाते हैं, इंडस्ट्री लगाते हैं, या तो आप ये कर सकते हैं किसी प्रकार कोई वर्क करते हैं, तो सबसे जरूरी है ऊर्जा। और वो ऊर्जा एनर्जी के रूप में हमारे देश में या अन्य देशों की अगर हम बात करें, तो अलग अलग रिसोर्सेस वहां पर हैं। जैसे हमारे देश की अगर हम बात करें, इंडिया की ही बात करें, या छोटे कंट्री की बात करें, जो विकासशील है, जो थर्ड एज का कहलाता है, या तीसरी दुनिया का कहलाता है, थर्ड वर्ल्ड का कहलाता है, जो विकसित है, उसे तो फर्स्ट जनरेशन का हम कहेंगे। लेकिन जो विकासशील है, जो अभी अभी विकास के रास्ते पे चल रहा है, डेवलपमेंट के रास्ते पे चल रहा है, इसे हम लोग तीसरी दुनिया वाला देश कहते हैं। मानते हैं इस बात को? तो इस गठबंधन सम्मेलन का जो उद्देश्य बस इतना ही है कि जो पेट्रोल, डीजल और कोयला का इस्तेमाल करके जो हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, इसको सबसे पहले तो समाप्त करना है। क्योंकि इनके जलने से, इसके बर्निंग से CO2 की मात्रा, SO2 की मात्रा और ऐसे बहुत सारे केमिकल हैं जो वायुमंडल में फैल जाते हैं और वातावरण को क्या करते हैं? प्रदूषित करते हैं। और क्लाइमेट चेंज में इसका एक बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। और आपको पता होगा कि पेरिस सम्मेलन 2015, याद रखिएगा, पेरिस सम्मेलन 2015 में ये सभी देशों ने मिलकर ये वादा किया कि आने वाला जो 2030 है और एक टारगेट है 2025 का, तो पूरे वातावरण से हमें जो ग्लोबल वार्मिंग का जो टेम्परेचर है, वो लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस तक क्या करना है? कम करना है। अब अंधाधुंध आप क्या करेंगे? CO2 की मात्रा उत्पन्न करेंगे, कोयले को अगर इस्तेमाल करेंगे, तो उम्मीद करते हैं कि 1.5 डिग्री घटेगा नहीं, बल्कि वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो जो सम्मेलन हुआ, उसके टारगेट को, उसके ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए जरूरी था कि पेट्रोल, डीजल, कोयला को रिप्लेस कैसे किया जाए, उसके स्थान पर क्या रखा जाए। तो देखा गया भाई कि ये जो हमारा पृथ्वी है, और पृथ्वी की ये जो 3 रेखाएं हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर, एक बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दूसरे को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, इस पर जो होता है सूर्य का प्रकाश जो है, वो अक्सर क्या होता है? मंथ वाइज, कभी उत्तर दिशा में आता है और कभी दक्षिण दिशा में, लेकिन इस इलाके में तो सालों भर रहता है। तो इनका मानना यह था कि क्यों ना कि सूर्य जो है प्रकाश का और ऊर्जा का सबसे बड़ा रिसोर्स है, इसका इस्तेमाल किया जाए रिन्यूएबल एनर्जी में, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत में। तो इस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए क्योंकि कैपिटल चाहिए, पूंजी चाहिए, तो अन्य देशों ने मिलकर इसमें एक समझौता किया और इस पे हस्ताक्षर किया गया। और हस्ताक्षर शुरुआती तौर पर अगर हम बात करें,
शुरुआती दिनों की अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा सितंबर 2025 तक इसमें कितने थे भाई, 90 से ज्यादा पूर्ण सदस्य थे। लेकिन आने वाला टाइम में मतलब आगे जब हुआ तो 124 सदस्य देश इस पे क्या किए हैं, हस्ताक्षर किए हैं। 124 कंट्रीज में क्या हुए, सिग्नेचर किए कि हम आपकी बातों को मानने के लिए तैयार हैं। और इसका टारगेट बस इतना है कि इस सोलर एनर्जी को कैसे ऑब्जर्व किया जाए और कैसे अन्य छोटे छोटे देशों में पहुंचाया जाए। इसके लिए जरूरी है कि कुछ इसके मैकेनिज्म और कुछ इसके टेक्नोलॉजी का विकास हो। ये जितने भी इसमें देश शामिल हैं उन सभी का उद्देश्य इतना ही है कि हमें सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है और खास करके पेट्रोल डीजल कोयला पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, ठीक है। लेकिन इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई वो आपको जानकर बड़ा ये रहेगा कि आखिर इसकी खास बात क्या है। पहली बात तो ये याद रखिएगा, आपको बता दें कि इसका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट तो ये है कि इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। मतलब ये भारत का ऐसा पहला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड में जिसका हेडक्वार्टर आपको कहां बनाया गया है, इंडिया में बनाया गया है। और इंडिया में कहां बनाया गया, हरियाणा में बनाया गया। हरियाणा में कहां बनाया गया है, गुरुग्राम में बनाया गया। किसका, ISA का, ठीक है। जैसे आप बोलते हैं ना वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहां है, IMF का मुख्यालय कहां है, ठीक उसी तरह से ISA का मुख्यालय कहां है, तो ISA का मुख्यालय जो है वो हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। उम्मीद करते हैं ये आपका 3 पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाल ही फिलहाल ISA का सम्मेलन कहां हुआ, तो दिल्ली में हुआ। कितने नंबर का हुआ, 8वें नंबर का हुआ। यह जो सम्मेलन है ये खास करके सौर ऊर्जा को बढ़ावा देता है। और COP21, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो 21 नंबर का हुआ पेरिस में ही, उसमें भारत और फ्रांस आपस में मिलकर यह समझौता किए कि हमें इसको आगे बढ़ाना है और इसके लिए हम अपना कैपिटल, अपना पूंजी इन्वेस्ट करेंगे। हेडक्वार्टर आपको इंडिया में ही बना दिया गया। इतनी बातें आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि वर्ष 2030 तक, कितने, वर्ष 2030 तक इसका टारगेट है कि 1 ट्रिलियन, कितना, 1 ट्रिलियन, ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास। 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर इसमें निवेश को जुटाना है। इसका मतलब है कि इसको आगे बढ़ाने के लिए अमेरिकी जो गवर्नमेंट है ये डॉलर के रूप में इसमें इन्वेस्ट करेगा कि 1 ट्रिलियन हम इसमें देने के लिए क्या है, तैयार है। और इसकी बात कि 1 अरब लोगों तक स्वच्छ ऊर्जा की पहुंच सुनिश्चित करना है और लगभग 1000 गीगावाट की क्षमता को क्या करना है, स्थापित करना है। ये पावर का सबसे बड़ा मतलब रोल है। और किन देशों के लिए, जो छोटे देश हैं, ठीक है ना, जो छोटे देश हैं मतलब विकासशील देश है, उसको समर्थन किया जाएगा। तो ऐसे में ISA ऊर्जा को बढ़ावा देता है, खास करके किस ऊर्जा को, सोलर एनर्जी को। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके साथ जब आप किसी चीज को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो अगला पॉइंट आता है कि देखिए तब तक आप सीख नहीं पाएंगे जब तक कि आप अभ्यास नहीं करेंगे। ये तो थ्योरी था, लेकिन अगर आपको इसके ऊपर एक अच्छा सा क्वेश्चन मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। मतलब करंट अफेयर्स पढ़ने का तरीका तो यह है कि पहले कंसेप्ट को सीख लीजिए और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको उससे रिलेटेड प्रश्न को करना है। लेकिन यहां पर क्या होता है कि एक बार पढ़ लिए, अब आप छोड़ दिए तो पता नहीं चले भाई आइंस्टीन तो है नहीं, है ना। ऐसा नहीं कंप्यूटर के रोम में जाके फिट हो गया। मनुष्य जो है वो भूलता है, अगर नहीं भूलेंगे तो लड़ाई झगड़ा होने लगेगा, इसलिए भूलना भी बहुत जरूरी है। तो ये भूलने का जो क्रम है ना, इसको अगर मजबूत बनाना है आपको तो इसके लिए जरूरी है कि अभ्यास करें। क्या करें, अभ्यास करें। चलिए थोड़ा अभ्यास की ही बात कर लेते हैं, ठीक है। इन क्वेश्चनों को अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, इन क्वेश्चनों को, इन प्रश्नों पर हम लोग जब जाते हैं तो थोड़ा सा आपको याद होना चाहिए कि भाई ये क्या कहता है। चलिए देखते हैं आपका क्या उत्तर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वैसे मैंने आपको लिख दिया, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि जो मैंने आपको सिखाया क्या उसके अनुसार इसका उत्तर दे सकते हैं। फटाफट आप अपने उत्तर का कमेंट्स करें, जरूर बताएं कि इसका उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की स्थापना वर्ष 2015 में की गई थी। ISA की स्थापना COP21 पेरिस जलवायु सम्मेलन के दौरान भारत और फ्रांस की संयुक्त पहल से हुई है, ठीक है। उसके बाद है ISA का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है ना, नई दिल्ली में क्या है, स्थित है। अब आप बताइए कि ISA का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित, तो ये तो स्टेटमेंट क्या है, गलत है, मतलब ये आपका रॉन्ग हो गया। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या बन गया बच्चा,
एक और दो। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल क्या है, सही है। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गया होगा। बाकी जो आपके स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं इसका आप उत्तर जरूर सेंड करें कमेंट्स करके कि इसका क्या उत्तर बनेगा। चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट पे, ठीक है। आइए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं और नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये, क्या इस पॉइंट को देखते हैं, क्या हाल फिलहाल की घटना है, इसको भी थोड़ा और समझ लेते हैं और ज्यादा अच्छे से। पांचवा तट रक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन, पांचवा तट रक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन 2027, ठीक है। देखिए ये 27 लिखने का क्रम ये है कि भाई ये 27 तक का मतलब इस पे किया जाएगा, लेकिन हम लोग इसको 25 का ही रखेंगे, 25 लिख देते हैं, क्योंकि ये ना 2 साल का लगातार किया गया है, लेकिन शुरुआती अगर देखा जाए तो 2025 से किया गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन का क्या कंडीशन है, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग 25 कर देते हैं। तो भारतीय शहर चेन्नई 2025 में 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन हुआ, जिसको हम लोग कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट के नाम से इसको जाना जाता है। कोस्ट गार्ड आप समझते होंगे जो समुद्र तट वाला इलाका है, भारत का समुद्र तटीय इलाका आप जानते होंगे, इधर में गोवा हो गया, ठीक है, केरल हो गया, आपका कर्नाटक हो गया, उधर में आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु वाला क्षेत्र हो गया। तो जो तटीय प्रदेश हैं उनकी देख रेख करने के लिए हमारे देश में कोस्ट गार्ड होते हैं, लेकिन जरूरी यह है कि वह एक अंतरराष्ट्रीय सीमा को भी टच करता है, ठीक है। आप देखते हो कि हिंद महासागर का एरिया हो या अरब सागर का एरिया हो या आपका बे ऑफ बंगाल हो, ठीक है, भारत का तो लोकेशन ऐसा ही है, तीनों ओर पानी से जल से घिरा हुआ है। तो इसमें सुरक्षा की दृष्टि से इसके संरक्षण करने के लिए कि भाई इसको कैसे मजबूत किया जाए, समुद्र में जो संसाधन पाए जा रहे हैं उसकी सुरक्षा कैसे किया जाए और अन्य देशों से सपोर्ट कैसे लिया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो इसके लिए वर्ल्ड लेवल पर एक समिट बुलाया गया और इस समिट का जो संस्करण था, जो नंबर था, वो कितने नंबर का था बच्चा, तो ये अभी 5वें नंबर का हुआ, ये आपको याद रखना है, ठीक है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसमें क्या कहता है कि आखिर इसका मुख्य मतलब जो बातें हैं क्या रहा, तो याद रखिए यह आयोजन भारतीय तट रक्षक बल की 50वीं वर्षगांठ पर किया गया था। एक पॉइंट तो आपको ये याद रखना है। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य क्या था, तो समुद्री सहयोग को मजबूत करना। मैंने अभी क्या बताया कि समुद्र में पाए जाने वाले जो संसाधन है, जो रिसोर्सेज है, उसको सेफ कैसे किया जाए। होता क्या है कि बहुत सारा कूड़े कचड़े जो नदियों के द्वारा जा रहा है वो सब का सब कहाँ जा रहा है, समुद्र में जा रहा है, जिसको व्हेल मछली या डॉल्फिन जैसे जो जीव है वो खाकर मर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इकोसिस्टम को क्या कर रहा है, डिसबैलेंस कर रहा है। तो इस हिसाब से पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए, इकोसिस्टम को संरक्षित रखने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी था कि हम विदेशों से किस प्रकार से मदद ले सकते हैं। तो अन्य देशों के साथ मिलकर यह सम्मेलन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये आपको याद रखना है कि आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो यह समुद्री सुरक्षा, संरक्षा और पर्यावरण संरक्षण पर संवाद और अनुभव साझा करने के अवसर को क्या करता है, प्रदान करता है। इसका सीधा मतलब यह है कि समुद्र के जो सीमाएं हैं या महासागर का जो जल है उसमें पाए जाने वाले जो संसाधन है उससे हम लोग किस प्रकार से बचाव कर सकते हैं और आने वाले समय में इसकी और सुरक्षा कैसे बढ़ाया जाए। तो हर व्यक्ति से राय लिया जाता है, सलाह लिया जाता है, ये बात आप समझते होंगे, एडवाइस लिया जाता है। तो हर देश को इसमें क्या किया गया, बुलाया गया। ये ओपन एक प्रकार का स्टेज है, कोई भी देश इसमें शामिल हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं और अगला पॉइंट ये कहता है, ठीक है, इस पॉइंट से अगर हम लोग बात करें तो आपको ये करना है कि भाई निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। CGGS द्विवार्षिक था मंच है, ठीक है, ये 2 सालों पे होता है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या कर रखा है, तो उसका है केवल CGGS विश्व के सभी देशों का नौसेना प्रमुखों का सम्मेलन है और एक है CGS मुख्य फोकस तटरक्षक बलों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है। तो आप याद रखिएगा ये नौसेना का सम्मेलन नहीं है, ये कोस्ट गार्ड का सम्मेलन है। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ और सिर्फ 1 और 3 इसका क्या होगा, करेक्ट उत्तर होगा। इतना आपको याद है। देखिए नेवी एक अलग चीज है और कोस्ट गार्ड एक अलग चीज है, ठीक है। तो कोस्ट गार्ड जो होते हैं ना उस मतलब तट की सुरक्षा के लिए लोग अपने निगरानी करते हैं, जैसे कैसे चौकीदार होता है, ठीक वैसा ये है, ठीक है। आते हैं अगले पॉइंट पे, अगला बिंदु पे।
हाँ, अफ्रीकी जलवायु शिखर सम्मेलन, ठीक है, अफ्रीकी जलवायु शिखर सम्मेलन, यहां पर आप 2025 कर दीजिए। कितना कर देंगे? 2025, ठीक है, 2025। समझ रहे हैं बात को? अब ये है आपके पास अफ्रीकी जलवायु शिखर सम्मेलन। अफ्रीका में जो क्लाइमेट समिट हुआ, कहां हुआ? तो अब नाम से ही पता चल रहा है, अदीस अबाबा, है ना। कौन सा स्थान पे हुआ है? अदीस अबाबा। आप लोग इथियोपिया का नाम सुने ही होंगे, तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप जलवायु परिवर्तन सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक है। आप देखेंगे कि जो अफ्रीकन कंट्री है, यहाँ दो चीजों से सबसे ज्यादा, एक तो सूखाग्रस्त एरिया है और एक तो बाढ़ का भी एरिया है। ये दोनों चीजों से ये ग्रसित है, ठीक है। कौन सा? अफ्रीकन में, अफ्रीका वाला जो महाद्वीप है, इसमें आने वाले जो देश में जो सबसे बड़ी समस्या है वो दोनों का है। सूखा से भी वो ग्रसित होते हैं और बाढ़ से भी वो ग्रसित होते हैं। अब सवाल यह है कि यह समिट कहां करवाया गया और आखिर में बढ़ते सूखा, बाढ़ एवं खाद्य असुरक्षा, आप देखे होंगे जैसे कि नामीबिया का नाम सुने होंगे, दक्षिण सूडान को देख लीजिए। कौन सा? दक्षिण सूडान। इसके अलावा अगर देखा नाइजीरिया को देख लीजिए। इतने ये लोग गरीब से गरीब कंट्री हैं कि यहाँ का भूखमरी को देखकर जब हम लोग हैप्पीनेस इंडेक्स, विश्व खुशहाली सूचकांक जब जारी किया जाता है, तो पीछे से ये लोग फर्स्ट आते हैं। तो भाई ऐसे जो महाद्वीप है, जो इतनी गरीबी यहाँ पर हो, उसका मेन कारण जो है वो जलवायु परिवर्तन है। तो आखिर हमें क्या करना चाहिए? वैसे देश जो मजबूत हैं, विकसित हैं, उन देशों को किस प्रकार से समर्थन करना चाहिए, उस पर इसमें बात किया गया। तो अफ्रीकी जलवायु शिखर सम्मेलन का उद्देश्य बस इतना ही था कि इस जलवायु से लड़ने के लिए, क्योंकि देखिए क्लाइमेट चेंज तो फिक्स हो गया, क्योंकि आधुनिक समय में हम लोग प्राकृतिक से छेड़छाड़ कर रहे हैं, और जब हम प्रकृति को छेड़छाड़ करेंगे तो कुछ ना कुछ अशुभ तो होना तय है। तो ऐसे में आप देख रहे होंगे कि जो जलवायु परिवर्तन एक दिन के परिवर्तन को तो कहेंगे, ये दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म में जब चेंज होता है, जैसे टेम्परेचर में वृद्धि हो जाना या टेम्परेचर अचानक कम हो जाना, आवश्यकता से ज्यादा ठंड पड़ना या आवश्यकता से ज्यादा गर्मी पड़ना, कहीं ना कहीं इसी बात को हम लोग जलवायु परिवर्तन कहते हैं। तो आखिर इस समस्या को टैकल कैसे किया जाए और इससे उत्पन्न होने वाले जो प्रॉब्लम्स है उसको कैसे सोल्व किया जाए, इस चुनौती को हम लोग कैसे एक्सेप्ट करें, तो इसके लिए जरूरी था एक सम्मेलन बुलाना। और इस सम्मेलन की जब हम बात करते हैं तो हाल ही फिलहाल जो सम्मेलन हुआ, ये कहाँ हुआ बच्चा? अदीस अबाबा, इथियोपिया। हाल ही फिलहाल जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं वो यहीं पर आपको यात्रा पर गए थे, आपको याद होना चाहिए। ये सम्मेलन आपका 10 सितंबर 2025 को करवाया गया था। इसमें कौन कौन से शामिल रहे तो इतना याद रखिएगा। अफ्रीका में जितने कंट्री हैं और खास करके एशिया में रहने वाले जो लोग हैं, ये खास करके उनके समर्थन में जरूर गए थे। लेकिन यहां पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो अफ्रीकी जलवायु शिखर सम्मेलन वर्ष 2023 में सबसे पहली बार जो आपको हुआ था वो कहां हुआ था? आपका नैरोबी में करवाया गया था। और ये आपको ध्यान रखना है, कहां किया गया था? नैरोबी में, ठीक है। आते हैं इससे रिलेटेड प्रश्नों पर, ये प्रश्न कैसे इससे बनाए जा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है कि अफ्रीकी जलवायु शिखर सम्मेलन दो में निम्नलिखित, मतलब अफ्रीकी जलवायु शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से कौन सा सहभागी रहा? कौन कौन से इसमें पार्टिसिपेट किए हैं ये आपको बताना है। अफ्रीकी देशों के राष्ट्राध्यक्ष, नीति निर्माते लोग जो प्लानिंग बनाते हैं, योजना बनाते हैं, वैज्ञानिक, और एक आपका नागरिक समाज और अंतर्राष्ट्रीय साझेदार। तो आपको बता दें कि जो लोग वैज्ञानिक दृष्टि से अपना मतलब उसमें सलाह देना चाहते हैं, जो लोग पूंजी इसमें देना चाहते हैं कि भाई देश को आगे बढ़ाया जाए, जो लोग ये समर्थन करना चाहते हैं कि हम इसमें एक आइडिया दे सकते हैं, तो इसमें जितने भी आपको ऑप्शन दिए गए हैं वो सभी के सभी बिल्कुल क्या है? सही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास क्वेश्चन था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसका ये है कि हाल ही फिलहाल अफ्रीकी जलवायु समिट किया गया 2025 में, जो 10 सितंबर को हुआ, वो कहां किया गया था? तो अदीस अबाबा में किया गया था। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, और ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से सीख लीजिए। आप जानते होंगे एससीओ, ठीक है, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एससीओ। तो ये जो आपके पास है कि 1 सितंबर 2025 को चीन के तियानजिन शहर में यह आयोजित किया गया। कहां किया गया था? तियानजिन शहर में आयोजित किया गया था, तियानजिन, ठीक है, कहां? चीन में।
और इसकी अध्यक्षता जो प्रेसिडेंट जो बना इस सम्मेलन का वो कौन बना था, चीन द्वारा ही किया गया था। और ये भी याद रखिएगा कि इस साल जो एससीओ जो सम्मेलन हुआ, इस साल का जो एससीओ सम्मेलन हुआ, इसका जो थीम क्या था, संघाई भावना को आगे बढ़ाना, एससीओ की कार्यवाही, एडवांसिंग द संघाई स्पिरिट, एससीओ इन एक्शन, ये इस वर्ष का क्या रहा, थीम रहा। तो आपको याद रखना चाहिए कि ये थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार आपसे ये पूछ दिया जाता है कि हाल ही फिलहाल जो एससीओ सम्मेलन हुआ उसका थीम क्या था, ये आपको याद रखना है। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको याद रहेगा। और खास बात ये था कि इस बार 25वीं इसका वर्षगांठ था। घोषणा इसमें यह कहा गया कि सम्मेलन के अंत में तियानजिन घोषणा पत्र पर हस्ताक्षरित किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आगामी जो एससीओ सम्मेलन होगा वो आपको कहां होगा, तो ये आपको याद रखना, किर्गिस्तान में आपको करवाया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें अगले बिंदु का, हाँ थोड़ा ये जान जाते हैं। आप सभी को मालूम हुआ कि एससीओ क्या है। तो ये इसकी जो स्थापना किया गया था, जो इसका गठन किया गया तो सन 2001 में किया गया था। और इससे रिलेटेड आपको बात ये याद रखना है कि इसमें मुख्य रूप से 10 देश शामिल है, 10 कंट्री इसमें शामिल है। कितने शामिल है, 10 देश शामिल है, जिसमें चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ईरान और बेलारूस। तो ये जो देश है एससीओ के मुख्य रूप से शामिल सदस्य हैं। और इनका सबसे बड़ा टारगेट तो ये है कि पूरे विश्व में जो जनसंख्या है उस जनसंख्या के ये 40% इसमें है। और पूरे देश की अगर हम जीडीपी की बात करें तो इन सभी देशों को मिला के लगभग 23% जीडीपी यहां पर काम करता है। और इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आपस में ये लोग सहयोगी की भावना से कार्य करते हैं। किसी देश को मान लीजिए कि पूंजी की जरूरत है तो ये मिलकर ये लोग क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट बिंदु पे आते हैं। अगला इससे रिलेटेड अगर हम बात करें तो कुछ ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन का आंसर आप कैसे देंगे, तीन प्रश्नों का उत्तर आप स्क्रीनशॉट पे लगा हुआ है, आप लोग कमेंट्स करके इसका उत्तर एक बार जरूर दें कि हमें इसमें क्या काम करना था, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये लास्ट क्वेश्चन है। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो हाल ही फिलहाल कहां करवाया गया, रियो डी जेनेरियो में करवाया गया था। और ये आपका जो है 6 से 7 जुलाई 2025 के बीच किया गया था। लेकिन आपको एक बता दें कि ये कितने नंबर का था, तो ये 17वें नंबर का था। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस सम्मेलन का खास बात क्या है। इस सम्मेलन की अगर हम लोग खास बात ये करें तो इस बार क्या हुआ कि इंडोनेशिया का आप नाम सुने होंगे, किसका, इंडोनेशिया को। तो इस बार ऑफिशियल तरीके से इंडोनेशिया को इसमें शामिल किया गया। जैसे लास्ट पॉइंट, इस सम्मेलन में इंडोनेशिया आधिकारिक रूप से ब्रिक्स में शामिल हुआ, जबकि बेलारूस, बोलिविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, नाइजीरिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, युगांडा और उज्बेकिस्तान को ब्रिक्स साझेदार देशों के रूप में स्वीकार किया गया था। ये लोग पार्टनरशिप में तो गए हैं लेकिन इसके मूल रूप से सदस्य नहीं है। लेकिन ऑफिशियल तरीके से इस बार मेंबर जो बनाया गया, सदस्य तो नहीं कर सकते हैं, बस इस सम्मेलन में ऑफिशियल तरीकों से आने वाला, आधिकारिक रूप से आने वाला जो देश है वो कौन सा देश है, तो आपको याद रखना है इंडोनेशिया, ठीक है। दूसरा कंडीशन अगर हम बात करें कि वर्तमान में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ब्रिक्स पहले आपका कुल मिला के 6 कंट्रियों से अगर रिलेटेड था, लेकिन आज के समय अगर हम देखें तो देखिएगा कि ब्रिक्स में वर्तमान में कितने, तो आपको थोड़ा ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इसी साल हुआ है। ब्रिक्स में अब कुल देशों की संख्या जो है वो कितना है बच्चा, 11 है। पहले हम लोग लिखते थे ना BRICS, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। लेकिन आज के समय में ये ब्राजील, रूस, भारत, चीन, ठीक है ना, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ये तो पहले से ही थे 5। अब देखो क्या क्या, मिस्र भी हो गया, इथियोपिया हो गया, ईरान हो गया, इंडोनेशिया है, यूएई है और सऊदी अरब है। तो आपसे सवाल इसका ये बन जाएगा कि हाल ही फिलहाल ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल हुए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि पहले ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका था। लेकिन अगर आपसे ये बोल दिया जाए क्या इथियोपिया, इंडोनेशिया को शामिल किया गया है, तो आपका उत्तर हाँ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए इसी से रिलेटेड अगर आप बात किया जाए थोड़ा सा और कि ब्रिक्स की खास बात क्या है, तो आपस में मिलकर ये दोनों क्या करते हैं, समझौता करते हैं। और समझौता उस मुद्दे पर कि देश के विकास के लिए क्या किया जाए, ठीक है। देखो 17वें ब्रिक्स सम्मेलन जुलाई 2000 अगर हम लोग बात करें
ये यहाँ पर 2025 कर देते हैं, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। 2025 ओके। देखो 2025 17वें नंबर का ना, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा। ठीक है, तो भारत जो है 2026 में ब्रिक्स का क्या करेगा, सम्मेलन करेगा। याद रखिए भारत को भी मेजबानी करने का मौका दिया जाएगा, कब, 2026 में। इसके पहले कहां हुआ, तो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ। तो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया कि 2026 में ब्रिक्स का मेजबानी कौन देश करेगा। क्योंकि हम भारत के निवासी हैं और भारत को ये मतलब कह सकते हैं मतलब प्राप्त होने वाला है, तो ऐसे में आपको याद होना चाहिए कि ब्रिक्स का आगामी 2026 में सम्मेलन कौन करवाएगा, तो कौन कराएगा, भारत करवाएगा। तो ये आज का कंटेंट था, आज का ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपको बस इतना समझना था कि अगर आप किसी भी टॉपिक को पढ़ते तो कंप्लीट पढ़िए, आप करंट अफेयर्स पे जल्द से जल्द आप पकड़ बना लेंगे। और अगर आपको करंट अफेयर्स पे पकड़ बनाना है तो प्रत्येक दिन आप चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।